Let me start the recording. Okay, so we were discussing about the rationale of tactical nuclear weapons, historical background, that why United States of America and Russia developed tactical nuclear weapons during the Cold War, and which type of tactical nuclear weapons they developed. So ultimate rationale was to deter other party from taking any undesirable action against the other party. Okay, now why Pakistan developed tactical nuclear weapons? The reason was simple. Pakistan wanted to deter India from taking any undesirable action against Pakistan. So there are primarily five reasons that Pakistan developed tactical nuclear weapons. और ये रीजन थी, इससे पहले पाकिस्तान हैड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे मीडियम रेंज न्यूक्लियर वेपन्स थे, तकरीबन 3000 किलोमीटर की रेंज का, 2750 किलोमीटर रेंज कहते हैं वैसे हम ऑफिशियली। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हमने बनाए 2011 में, लेकिन उससे पहले क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? उससे पहले थी इंडियन मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अलोंग विद एग्रेसिव कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन मैंने आपको बता दिया, इट वाज अ स्ट्रेटजी इन 2004, इंडिया डेवलप्ड दिस स्ट्रेटजी, and to operationalize this strategy, India came up, India carried out many military exercises on the border with Pakistan just to improve their joint operations against Pakistan. So basically, Cold Start Doctrine kya tha? It was a limited war strategy to carry out quick and swift operations against Pakistan. और within 48 to 96 hours, अगर इंडिया पे कोई अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, कोई लश्कर तैयबा करती है या कोई और करता है, तो इंडिया वुड कैरी आउट लिमिटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। तो ये उनका आइडिया था कि उन्होंने डेवलप की स्ट्रैटेजी, और उसके साथ दे एक्वायर्ड मॉडर्न कैपेबिलिटीज लाइक मॉडर्न टैंक्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न एयरक्राफ्ट एंड अदर कैपेबिलिटीज। तो ये उन्होंने डेवलप की। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए ताकि हम इंडिया को रोक सकें। So this was the first reason that we developed tactical nuclear weapons, because of the Indian aggressive strategy, Cold Start Doctrine, and their massive military modernization which took place after 2004. दूसरे नंबर पे पाकिस्तान is conventionally inferior to India, आपको पता ही है। इंडिया के पास जहाज, टैंक्स, हर चीज इंडिया के पास बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। So there is conventional disparity, imbalance between India and Pakistan, conventional level पे। तो कन्वेंशनल लेवल पे पाकिस्तान इज आल्सो अ स्मॉलर इकोनॉमी, आपको पता है। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया इज अ $2.8 trillion economy, their economic growth is also great. They have got billions of dollars of foreign reserves, plus they have got a connectivity, diplomatic connectivity with major powers. तो कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान इंडिया के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही हम कन्वेंशनल आर्म्स रेस में जा सकते हैं। If India is buying, for example, $10 billion of worth of nuclear warheads or $11 billion worth of air defense systems, Pakistan can't afford that. Simple as that. तो ये जो कन्वेंशनल डिस्पैरिटी हमारी बढ़ रही थी इंडिया के साथ, इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि हम उसको अपनी कन्वेंशनल जो स्ट्रेटजी है उसके साथ लिंक अप करके इंडिया को रोक सकें। ठीक है, तो हमारा जो गैप था, कन्वेंशनल गैप था, उसको फिल करने के लिए हमने टैक्टिकल स्मॉलर न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप किए ताकि इंडिया हम पे अटैक ना कर सके। वी डोंट वांट टू फाइट अ वॉर विद इंडिया एट एनी कॉस्ट। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड। अच्छा, उसके बाद तीसरी रीजन थी एक्विजिशन ऑफ बीएमडी। बीएमडी क्या है? बीएमडी इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, S-400, बराकेट, ये जो ग्रीन पाइन रडार है, या पैट्रियट जो कैपेबिलिटीज हैं इंडिया की, अमेरिका की। ये है क्या चीज बीएमडी? बीएमडी इज सिंपल, दैट दे आर गोइंग टू डिटेक्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी मिसाइल एट अ सेफर डिस्टेंस, यानी कि 400-500 किलोमीटर दूर से, वो 600 किलोमीटर दूर से वो डिटेक्ट कर लेंगे हमारे इनकमिंग जहाजों को या मिसाइलों को, एंड दे कैन शूट डाउन Pakistani missiles and Pakistani aircraft before they cross the border and before they hit any target inside India. So this is the idea, which is very, very dangerous, and Pakistan believe that if India acquires S-400 or Barakat type of capabilities, ये भी क्वेश्चनेबल है, वैसे आपस की बात है। नो बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम या जो भी है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुनिया का कोई भी ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है, बीएमडी सिस्टम नहीं है जो दुश्मन को रोक सके। अगर दुश्मन ने करना है अटैक तो करके छोड़ेगा।
100% श्योरिटी आपको नहीं मिल सकती किसी भी सिस्टम की, लेकिन फिर भी इट मे गिव इंडिया अ सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी कि जी हम तो इनविंसिबल हैं और हम पाकिस्तानी जो जहाज हैं उनको रोक लेंगे, पाकिस्तानी JF थंडर F-16। अब ये S-400 के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज अ वेरी पोटेंट डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो पूरे इंडिया की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर नहीं कर सकता ना। लेकिन इंडिया क्या कर सकता है, अपनी प्रीमियम जो उसके एसेट्स हैं उनको सिक्योर कर ले, न्यूक्लियर साइट्स हो गई, GHQ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया कैपिटल उनका, या अपनी पोर्ट्स हो गई, ये उनके प्रीमियम एसेट्स हैं। अगर वो इनको सिक्योर कर लेता है तो छोटे मोटी जगह पे अगर हम बम गिराते हैं भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब development of BMD system would give India a sense of superiority, and India would think that now I can shoot down Pakistani aircraft, Pakistani missiles. So let's go, why not, let's go for another surgical strike inside Pakistan. जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, और उसको उसमें पाकिस्तान लाजमी बात है पाकिस्तान वुड एस्केलेट द वॉर, क्योंकि पाकिस्तान वुड नेवर एक्सेप्ट डिफीट एट एनी लेवल। तो ये जो कैपेबिलिटीज हैं इनको जब इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया तो हमने फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू कर दिए शॉर्ट रेंज, और उनका मकसद ये था ताकि हम इनको शॉर्ट रेंज लेवल पे लाके इंडिया के ऊपर फिर इसको हम इसको स्ट्राइक कर सकें, ताकि इंडिया बस गैस ही करता रहे। और 60 किलोमीटर का जो वॉरहेड अगर आप बना रहे हैं, 70 किलोमीटर वॉरहेड बना रहे हैं शॉर्ट रेंज का, तो इट वुड टेक लेस देन अ मिनट टू हिट इंडिया। तो उनका जो BMD सिस्टम है उसको आप फेल कर सकते हैं मल्टीपल वॉरहेड लॉन्च करके, मर्व्स लॉन्च करके। तो वो एक भी सिस्टम अगर आपका क्रॉस कर जाता है इंडिया, तो वो लाजमी बात है इंडिया को थ्रेटन करने के लिए बहुत है। सो अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस पाकिस्तान का यही था, पाकिस्तान ने एक रैशनल बता दिया इंडिया को कि जी आप ये BMD जो बना रहे हैं इसकी वजह से हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाया, अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो वी विल डेवलप दीज कैपेबिलिटीज, तो कल को फिर हमसे गिला मत कीजिएगा कि हमने अगर आप पे यूज कर दिया। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू डिटर इंडिया फ्रॉम एनी लिमिटेड स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज द अल्टीमेट पर्पस। तो ये थर्ड रीजन थी जो कि हमने बताई। अच्छा, उसके बाद एक और रीजन है इंडिया की जो पाकिस्तान बताता है, वो है फोर्थ रीजन, वो है इंडो US न्यूक्लियर डील। इंडो US न्यूक्लियर डील जो थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डील, और उसके जरिए से इंडिया इज गोइंग टू गेट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अंडर दिस पर्टिकुलर डील। यानी कि इंडिया बहुत बड़े लेवल पे इंडिया को सिविल ये जो उसका रिएक्टर्स हैं उसके लिए इंडिया वुड गेट न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका ऑफ कोर्स। तो यहाँ से उसको जो न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा फॉर सिविल पर्पसेस के लिए, इंडिया वो लेके अपने सिविल के लिए यूज करेगा, और जो अपने रिएक्टर्स हैं उसके, इंडिया हैज गॉट अबाउट 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें से 8 जो हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर द मिलिट्री पर्पसेस एंड रिमेनिंग आर फॉर द सिविल पर्पसेस। अच्छा, पहले क्या होता था कि वो सिविल पर्पसेस के लिए जो अपना फ्यूल निकालते थे सारा, तो अब ये होगा कि उनको जो बाहर से फ्यूल मिलता है सिविल पर्पसेस के लिए, इंडिया वो यूज करेगा अपने सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और अपना जो निकालते थे फ्यूल वगैरह वो सारा सिविल से, उसको वो सोलली कन्वर्ट कर लेंगे अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए। टेक्निकली इंडिया कि क्या करेगा इंडिया? आसान से लफ्जों में, इंडिया कैन डेवलप 300 to 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन 1 decade, इन नेक्स्ट डेकेड फॉर एग्जांपल। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शदीद किस्म की सिचुएशन बन जाएगी, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू इंप्रूव देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो इस तरह की सिचुएशन को अपने आप को वो इंडिया के मुकाबले पे रखने के लिए, थोड़ा बहुत बैलेंस रखने के लिए, हम कहते हैं कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए ताकि हम इंडिया को रोक सकें एट सर्टेन पॉइंट ऑफ सिचुएशन। अच्छा, और उसके अलावा इंडिया की जो इंडिया ने हमारे लिए एक बड़ा शदीद किस्म का हमारा मसला किया हुआ था। पांचवी रीजन ये थी कि इंडिया ने हमारे लिए टू फ्रंटल वॉर डायलेमा बनाया हुआ था। वन, they were there in Afghanistan and they were creating problems for Pakistan. अफगानिस्तान के अंदर they had 4 consulates and these 4 consulates were solely they were focused against Pakistan. 4 में से 3 पाकिस्तान फोकस थी। अच्छा, कंदहार में, काबुल में, जलालाबाद में, ये 4 जो थी, और इसमें से जो एक थी मज़ार शरीफ में, वो दूसरे एरिया थे, लेकिन 3 जो थी they were solely they were focused against Pakistan and they were creating problems for Pakistan, all sorts of problems, जो कि हमने पढ़ा भी पिछले लेक्चर्स में, हाइब्रिड वॉरफेयर वाले लेक्चर में भी और बाकी भी।
कि इंडिया ने टीटीपी को, बीएलए को और बहुत सारे और दहशतगर्द तंजीमों को उन्होंने फंड किया। दे प्रोवाइडेड वेपन्स, दे प्रोवाइडेड इक्विपमेंट, बारूद वगैरह हर चीज दे प्रोवाइडेड, इंटेलिजेंस इनपुट, ट्रेनिंग, nurturing. So they provided all sorts of things to the, to ensure chaos inside Pakistan. उसकी वजह से क्या किया हुआ कि उसकी वजह से हमारा जो फाटा रीजन था, that has suffered a lot. और उसके अंदर फिर हमारे 2002 से लेके 2021 तक आपके ऑपरेशन ही चलते रहे। आज भी आपकी फौज वहां पे बैठी हुई है। We have deployed around 200,000 plus troops inside FATA right now. और फाटा में अफगान बॉर्डर के ऊपर हमारी जहां पे पहले कभी फौज नहीं होती थी, नाउ वी हैव डिप्लॉयड 200,000 ट्रूप्स। यानी कि इतनी ट्रूप्स शायद आपकी ईस्टर्न बॉर्डर पे भी नहीं है, इंडिया के बॉर्डर पे। हुआ क्या कि आपका बड़ा चंक फौज का वेस्टर्न बॉर्डर पे भी चला गया और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी रहा, जिसकी वजह से यू आर फेसिंग टू फ्रंट वॉर डायलेमा राइट नाउ। यू आर फेसिंग इंडिया ऑन द अफगान बॉर्डर एंड यू आर फेसिंग इंडिया ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। और आपने बड़ी फौज का हिस्सा जो है उसने नॉन जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स थे उनको, यानी कि टेररिज्म वगैरह को काउंटर करने के लिए इंडिया अफगान बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया, और जो ट्रेडिशनल थ्रेट था इंडिया का उसको काउंटर करने के लिए आपने एलओसी पे और बाकी एरियाज पे अपना जो मेन बॉर्डर है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको डिफेंड करने के लिए। तो आपकी फौज जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और आपका फोकस इंडिया ने अपने दो तरफ पे कर दिया। अच्छा, अब सिचुएशन क्या बन गई? तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तानी फौज जो है वो दो हिस्सों में जब डिवाइड हो गई तो ऑटोमेटिकली वीक हो गई, क्योंकि आप कभी भी टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते। अमेरिका जैसा मुल्क which is a number one economy in the world, more than $20 trillion economy. They have got the huge budget of about 600 to 700 billion dollars. Despite, and the professional force, all sorts of modern equipment is there, weapon is there, but still they lost war in Afghanistan. What was the reason? Because they were fighting two front war in Afghanistan. एक जंग उन्होंने इराक में शुरू की हुई थी, एक जंग उन्होंने अफगानिस्तान में शुरू की हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों जंगें हार गए। ठीक है, and ultimately they had to withdraw from these two countries. तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? अगर पाकिस्तान ये टू फ्रंट वॉर लड़ता रहेगा तो पाकिस्तान कभी भी डेवलप नहीं कर सकता, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इंडिया की ये जो इंडिया ने जो हमारी जो डिवीजन की फोर्स की, इससे हमारी फौज वीक हुई। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए, जिसकी जो रेंज है मैं भी आपको बता देता हूँ। हतफ जो सीरीज के हमारे वेपन्स हैं, उसमें जो हतफ 9 है उसको नसर 9 भी हम कहते हैं। वी डेवलप्ड दिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन 2011 जस्ट टू काउंटर इंडिया फ्रॉम एनी लिमिटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसकी रेंज हमने रखी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर। हमारा जो राजस्थान सेक्टर में जो एरिया है ना, वो तकरीबन आपका जो बफर जोन है, डेजर्ट वगैरह, दैट इज अबाउट 60 टू 70 किलोमीटर। तो हमने ये माइंड में रखा कि अगर इंडिया यहाँ पे आएगा इस तरफ से अटैक करने के लिए, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो एरिया सूटेबल एरिया है फॉर अटैक्स। पंजाब साइड पे अटैक सूटेबल नहीं है क्योंकि उस पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता, साथ साथ बॉर्डर है बिल्कुल, तो पकड़े जाएंगे इंडियंस। इसलिए जब भी वो अटैक करेंगे वो इन एरियाज में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एरिया पकड़ने के लिए। तो उस चीज को हमने माइंड में रखते हुए वी डेवलप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जिसकी रेंज हमने रखी 60 टू 70 किलोमीटर। एंड दिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वुड हैव अ yield power of about 0.5 to 5 kilotons, यानी कि 5 किलोटन से नीचे नीचे हमने उसको रखा ताकि खास रेडियस में वो अटैक कर सके। सो दिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज हाईली एक्यूरेट, और ये बहुत जबरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी है। इसको टेस्ट भी किया पाकिस्तान ने, और इसके अंदर शूट एंड स्कूट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि इट हैज द एबिलिटी टू फायर एट अ टारगेट एंड इमीडिएटली रीलोकेट टू अनदर पोजीशन टू अवॉइड एनिमी काउंटर फायर। आपके जो एनिमी होता है ना, उसके पास वेपन लोकेटिंग रेडार्स होते हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ ना, तो उनका जो रेडार है वहां पे, वेपन लोकेटिंग रेडार्स, दे आर गोइंग टू डिटेक्ट पाकिस्तानी मिसाइल्स पोजीशंस। तो आपका जो टेक्निकल न्यूक्लियर वॉरहेड है, इसके अंदर मल्टीपल आपकी जो बैटरीज होती है, मल्टीपल वॉरहेड आप लेके जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक जगह से फायर करके ट्रक पे होता है बेसिकली ये, और ये मूव करके जल्दी से दूसरी तरफ अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है ताकि इंडिया का जो काउंटर फायर है वो इसको डिटेक्ट ना कर सके। सो ये एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हैं, जिसको आप कहते हैं शूट एंड स्कूट एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है जो कि कही जाती है कि जी इसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल कौन सा यूज होता है। सो बेसिकली जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं उसके अंदर दो किस्म के कमांड एंड कंट्रोल कहे जाते हैं। एक होता है असर्टिव कमांड एंड कंट्रोल, एक होता है डेलीगेटिव कमांड एंड कंट्रोल। असर्टिव होता है सेंट्रली कंट्रोल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर कहेगा
तो वेपन लॉन्च होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये होता है असर्टिव कमांड एंड कंट्रोल। डेलीगेटिव ये होता है कि आपने लोकल कमांडर्स को डेलीगेट कर दिया और उनको कहा कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड ऑन द बॉर्डर, यू आर नॉट गोइंग टू सीक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि जी लाहौर पे या इधर जो राजस्थान सेक्टर पे हमारे जो एरियाज हैं वहां पे इंडिया की फौजें आ रही हैं, अटैक करने के लिए आ रही हैं, तो आप फोन नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि भाई हमें इजाजत दो। आपका कमांडर वुड बी एबल टू कैरी आउट स्ट्राइक ऑन इट्स ओन। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली क्या कहता है? पाकिस्तान ऑफिशियली ये कहता है कि हम डेलीगेटिव नहीं है, हमारा जो कंट्रोल है वो असर्टिव कंट्रोल है, यानी कि सेंटर कंट्रोल्ड है, सेंट्रली। एनसीए कहेगी तब लॉन्च होगा। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो नेटो शेटो थे उन्होंने डेलीगेट कर दिया हुआ था टू द लोकल कमांडर्स ऑन द बॉर्डर। लेकिन हम थोड़ा सा झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मैंने जितना भी पूछा है लोगों से या पता किया, वो यही कहते हैं कि जी हमारा जो कंट्रोल है टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी, वो भी असर्टिव ही है। असर्टिव का मतलब है आपका सेंट्रली कंट्रोल्ड है, एनसीए कहेगी भी आप अटैक करेंगे। What are the objectives of Hataf 9? Hataf 9 would serve as a low-yield battlefield deterrent that could mete out damage to the enemy mechanized units. इसका मकसद क्या है? इंडिया के जो टैंक्स, उसके डिवीजन साइज फौज, अगर वो एपीसीज, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो होती हैं, अगर दे ट्राई टू एंटर पाकिस्तान और उनको एक खास डिस्टेंस के ऊपर पाकिस्तान उनके ऊपर यूज करेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। दिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इज नॉट ऑफेंसिव वेपन, दिस इज बेसिकली डिफेंसिव वेपन, ताकि इंडिया के जो फौजें हैं उनको आप रोक सकें। Given the rapid mobility of the launch system, India planners will now be deterred from considering options of limited war. तो इसकी क्या है कि ये जो हमारा जो सिस्टम है ना, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इसको क्विकली आप मोबिलाइज करके बॉर्डर पे लेके आ सकते हैं। और ये डिप्लॉय भी आपने बॉर्डर पे किए हुए हैं, बॉर्डर के करीब एरियाज पे किए हुए हैं आपने। तो इस वजह से जो इंडियंस हैं, they will think for 100 times to carry out any tank warfare against Pakistan, या to carry out any limited strikes against Pakistan under Cold Star Doctrine या फिर किसी भी और डॉक्ट्राइन के तहत। So that is not the easy thing now for the Indians. तो हमारे सिंपल सी बात है, in a nutshell, that Pakistan will never tolerate any misadventure under Cold Star Doctrine या under any limited war doctrine in which India may think that we are going under the nuclear threshold and under the nuclear red lines of Pakistan, and we are going to capture a certain area and we are going to destroy a small level Pakistani troops. No, Pakistan will never accept that. Pakistan will reply in conventional and nuclear manner if it is needed. अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड में अगर आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान वुड रिलाई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इट्स कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज जब फेल हो जाएंगी ना, देन पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे फिर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। लेकिन दुश्मन को हमने ये कहा हुआ है कि अगर तुम्हारी फौजें हमारे मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन। क्यों? इसलिए ताकि हम उसको डिटर कर सकें, उसको रोक सकें। एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल सो फार। Since 2011, we have developed this capability, and India has never been able. This is 2021. It's been 1 decade that we have developed tactical nuclear weapons. India has never been, you can say, confident to carry out any conventional limited strike against Pakistan. हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने 2019 में, और उसका जवाब भी मिल गया उनको। सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करते, ठीक है, रिमेंबर दिस। आपने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज के जरिए से यू काउंटर्ड द इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक विद योर ओन सर्जिकल स्ट्राइक। तो पाकिस्तान ने जो डिटरेंस है उसको उस लेवल पे मीट किया। कन्वेंशनल लेवल पे था हमें मसला, तो हमने कन्वेंशनल लेवल पे ही अपनी डिटरेंस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया और हमने कन्वेंशनल लेवल पे इंडिया को डिटर किया। इंडिया केम विद देयर एयरक्राफ्ट, वी आल्सो went with our aircraft and we dropped certain weapons, dropped certain warheads। हमारे जो न्यूक्लियर जो हमारे कन्वेंशनल मिसाइल थे, एच वेपन्स थे, उनको हमने ड्रॉप किया और दिन दहाड़े में किया। इंडिया को बताया कि सी वी कैन डू दिस। तो बेसिकली इंडिया के 2 जहाज भी गिर गए। तो ये क्या किया आपने? आपने अपनी कन्वेंशनल डिटरेंस जो है रिवायती हथियारों वाली, वो स्टैब्लिश की अगेंस्ट इंडिया। न्यूक्लियर तक तो बात आई ही नहीं ना, और ना ही इंशाल्लाह ताला कभी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनली, पाकिस्तान इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर नाउ।
तो डिटरेंस इज ऑन टू लेवल्स, कन्वेंशनल लेवल पे और न्यूक्लियर लेवल पे। तो कन्वेंशनल लेवल पे डिटरेंस जो होती है वो आपके रिवायती हथियारों से होती है, टैंक्स हो गए, जहाज हो गए, कन्वेंशनल मिसाइल्स हो गए, ये चीजें हो गई। और जो दूसरी डिटरेंस होती है न्यूक्लियर डिटरेंस, दैट इज विद द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो आप उस तरीके से अपनी डिटरेंस को यूज करते हैं। सो बेसिकली in a nutshell, Pakistan will never ever tolerate any misadventure by the Indians under Cold Star Doctrine, proactive military operations, या फिर उनका जो न्यू लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन आया 2018 का, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। Pakistan will give them a befitting reply, and this has been already declared. इसको हमने डिक्लेयर कर चुके हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स इमरान खान है या आपका जो आर्मी है, ISPR है, दे हैव क्लियरली कन्वेड दिस मैसेज। डिटरेंस का एक मैंने बताया था ना आपको रूल, capability, credibility, communication. Pakistan have already communicated through Prime Minister, through Army Chief, that if India try to engage Pakistan at any level, whether it is conventional or nuclear, Pakistan will give them a befitting reply. So this is what Pakistan has already conveyed to the Indians. और NCA का हमारा बयान था कि पाकिस्तान would not remain oblivious to evolving security dynamics in South Asia. क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान को कहता है हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, जो साउथ एशिया के अंदर जो डायनामिक्स आ रही है ना, जैसे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन आ रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक आ रही है, ये इस तरह की जो इंडिया थिंकिंग लेके आ रहा है या मिलिट्री कैपेबिलिटी लेके आ रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है। और हम वो कहते हैं, एनसीए कहता है कि हम वुड मेंटेन full spectrum deterrence capability to deter all forms of aggression. Full spectrum deterrence का मतलब होता है deterrence at all levels, पांव से लेके सर तक हम हर लेवल पे डिटरेंस को मीट करेंगे, चाहे वो लिमिटेड हो, कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर हो। We are going to meet deterrence at all levels. So this is what Pakistani strategy is, and Pakistan would remain, जो ऑफिशियल है हमारी पोजीशन, के पाकिस्तान would maintain credible minimum deterrence. Credible minimum deterrence का मतलब है we are not going to indulge in nuclear arms race. We are going to have, limited warheads, but credible warheads. They'll be secure, safe and secure under, under a very safe and secure command and control system. So this is what Pakistani nuclear policy is all about. And tactical nuclear weapon की जो thinking है, rationale है, we have already discussed all these things with the context of Russia and Soviet Union, और रशिया एंड अमेरिका, उनके जो कॉन्टेक्स्ट था, और उसके बाद हमने अपना जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया और इसको हमने उसके साथ डिस्कस किया। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क नाउ। थैंक यू।